का स्वागत है। जो लोग हमारे नए आए हैं उनमें से सभी का स्वागत है। हमारे के तिवारी जी हैं, कमलेश कुमार तिवारी जी, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। नए में रणबीर राठी हैं, वो दूसरे मैडम हैं, ज्वाइन करती हैं इस नाम से। ईशा कालरा जी हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी हैं, समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं। इसके अलावा संजय टिकैले जो उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने, उनका रेज हैंड है क्या संजय जी का? नहीं, वो बंद कर दीजिए। और इसके अलावा हमारे पुराने ही लोग हैं, जिनके नाम और तो दिख नहीं रहे मुझे, तो अब जो भी और उपस्थित हैं उनका भी सबका स्वागत है। हम लोग तिवारी जी का पुनः स्वागत कर रहे हैं और उनको आज जो बीएचबी में हमारा चैप्टर 11 है, हम लोगों ने कई चैप्टर पढ़ लिए हैं, शायद 11 चैप्टर हमारा रह गया है, ये लोकोमोटर सिस्टम, तो उस पर वो चर्चा करेंगे। पहला क्लास है ये, इसके कई क्लास होंगे। तो लोकोमोटर सिस्टम, बाद में उसी में नर्वस सिस्टम आगे ऐड हो जाएगा। तो हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। तिवारी जी का स्वागत, और वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। तिवारी जी, आप शेयर करेंगे? आप तो खुद ही करेंगे ना शेयर। तिवारी जी, आप तो खुद शेयर करेंगे कि मैं करूं? मैं शेयर कर दूंगा सर। ठीक ठीक, बस आपको हैंड ओवर। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। जय तिवारी जी। जय सर। नमस्कार सर। वेलकम वेलकम। बहुत दिनों बाद तो सर सुनाई दिया आपका। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सबको प्रणाम। और हम लोग कुछ लोकोमोटर सिस्टम पे बात करते हैं। तो ये जैसा सर ने बोला था कि ये बीएचबी का 11th लेशन है, तो इस पे कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो स्क्रीन विजिबल है ना सर? यस सर। ओके, तो हम लोग इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ये लोकोमोटर सिस्टम जो है ना, ह्यूमन बॉडी में कुछ बोन्स को छोड़ के, जैसे वो कपाल है या फेस है, इनको छोड़ के बाकी जो बोन्स हैं और स्केलेटल मसल्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं इस लोकोमोटर सिस्टम में। और इसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट के तरीके और कैसा उसका है वो है स्ट्रक्चर है, सपोर्ट कैसे मिलता है, कहाँ से इंस्ट्रक्शन आता है मूवमेंट के लिए, कौन से नर्व सिस्टम है इन्वॉल्व है, इस पे थोड़ी सी चर्चा है इस लेशन में। तो हम लोग अभी चर्चा करते हैं कुछ, इसमें मुख्य रूप से बोन है, स्केलेटल मसल्स है और नर्वस सिस्टम है। इस लेशन में बोन्स, जो हम लोग ह्यूमन स्केलेटन की बात करेंगे, दूसरा स्केलेटन मसल्स जो है, स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, और तीसरा बात करेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम की। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं, कुछ बोन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बोन्स क्या है और इसके बारे में ह्यूमन बॉडी में। तो ये जो बोन है हमारे ह्यूमन बॉडी में, ये कैसे बना है? तो एक कनेक्टिंग टिश्यू से बना है। कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है? एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ये बाइंड करता है। तो कनेक्टिंग टिश्यू से ये बोन बना है। और इसमें जो मटेरियल है बोन में, मुख्य रूप से जो कैल्शियम कार्बोनेट है और एक कैल्शियम फास्फेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये हार्डनेस प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती है। जो बोन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम फास्फेट है, ये बोन्स के ज्वाइंट पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, जो कार्टिलेज है उनमें इनकी उपस्थिति होती है। तो जहाँ पे कार्बोनेट है वो बहुत हार्ड है, और जहाँ पे कैल्शियम फास्फेट है वहां पे हार्डनेस कम है।
इन दोनों की उपस्थिति क्या है कि बोन्स को सुदृढ़ बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, और ये एक शेप, बॉडी को ये बोन क्या करता है, ह्यूमन स्केलेटन एक शेप प्रोवाइड करता है कि ये एक शेप होगी, कहीं कहीं पे सुरक्षा प्रदान करता है, मूवमेंट में काम आता है। तो और एक एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस की तरह। इसमें कितना है, ह्यूमन बॉडी में जो अकार्बनिक तत्व है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम है, और ये कितना, करीब करीब 1 kg है। इसका 95% जो कैल्शियम का 95% पोर्शन है वो बोन्स में है, और टीथ में और नेल्स में कुछ पोर्शन है, और ब्लड में तो रहता ही है। तो ये पोर्शन जो है 99% बोन में है। तो कैल्शियम की जो उपयोगिता सबसे ज्यादा बोन में है, और यही बोन कैसे करती है, बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, एक शेप देती है कि एक निश्चित आकार में बॉडी रहेगी, जहां कहीं पे जरूरत होगी तो सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, मूवमेंट लेगी, और लोड बियरिंग एलिमेंट है, लोड बियर करेगी। और कहीं कहीं पे क्या है कि ये दो बोन्स जब जुड़ते हैं तो उस ज्वाइंट पर पिवोट का भी काम करती है। तो वो कार्टिलेज आएगा, कैल्शियम फास्फेट वाला पोर्शन, जो एक बोन दूसरे बोन के साथ जहां पे जुड़ती है वहां पे मूवमेंट करती है। तो बड़ी बोन्स के एंड पे ये कार्टिलेज होगा जिसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाएगा, वहां पे धुरी की तरह काम करती है। तो ये करती क्या है कि ये हाथ और शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है ये ज्वाइंट। अब देखेंगे, अगर किसी बोन के ज्वाइंट्स को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऐसा एक पिक्चर है। अब देखिए, ये कोई बड़ी बोन है, मान लीजिए किडनी ज्वाइंट की बोन है या किसी ज्वाइंट की, तो बड़े जो ज्वाइंट्स है उनका बोन में देखिए जो ये नीचे की तरफ पोर्शन है जो लंबड़ा, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मैक्सिमम पाया जाता है। और जो बोन के ज्वाइंट्स पे एंड में है इनको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, और इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट होता है पिवोट की तरह, माने एक बोन दूसरे बोन की तुलना में मूवमेंट होगी। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट होती है, कारण कि इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। और जो हार्ड होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इस तरह का एक ये है कि फास्फेट का कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस प्रोवाइड करता है ये बोन्स में। अगर बोन्स में देखेंगे, एक पिक्चर हम लोग जैसे इस बोन को देखने की कोशिश करें थोड़ा, ये देखिए, ये अगर एक बड़ी बोन के स्ट्रक्चर को हम लोग देखने की कोशिश करें कि कैसा है, ये एक बड़ी बोन है जो पैर या हाथ की होगी। तो इस बोन में आप देखेंगे कि अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरह है बोन का, तो देखिए ये बीच से हालो होता है, ये जो बोन है बीच से हालो होता है, और इस हालो पोर्शन को मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। ये जहां पर ये दिख रहा है, इसी मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो है बीच में, और ये जो मेडुलरी कैविटी का इस माने बाहर लेयर है, माने बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी का जो लेयर है इसको एंडोस्टियम बोलते हैं, एंडोस्टियम। ये मेडुलरी कैविटी है, इसकी जो माने इसकी कवरिंग होगी या स्किन होगी जो इनसाइड होल की, अगर कोई होल है तो उसका एक आईडी होगी, तो वहां पर है एंडोस्टियम। और ये जो एंड है ना बोन के, जो बोन के एंड है, यहाँ पर क्या है कि रेड बोन मैरो मिलते हैं। यहाँ पर येलो बोन मैरो होगा और यहाँ पर रेड बोन मैरो होगा। ये रेड बोन मैरो में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो ब्लड सेल है उनका निर्माण यहाँ रेड बोन मैरो में होता है। हम लोग देखे हैं कि जो ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण बोन्स में होता है। तो ये बोन के एंड में जो आरबीसी है, रेड बोन मैरो, यहाँ पे इनका निर्माण होता है। ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो रेड वाला दिख रहा है, और यहीं पर स्पंजी बोन है, फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे क्या है कि ये आप देखेंगे तो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, दबता है। तो ये एरिया है जहां पर ब्लड सेल का निर्माण होते हैं। और आप पर ध्यान रखेंगे कि जो मेन बोन है जो बीच में, इसकी जो बाहरी वाली लेयर है पेरिओस्टियम है, और ये देखेंगे कि ये न्यूट्रिएंट आर्टरी है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और ये जो येलो बोन मैरो है इसमें फैट होता है इकट्ठा, फैट
यहाँ पर ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं होता। ब्लड सेल का निर्माण एंड में होता है जहां पे रेड बोन मैरो अवेलेबल है। जो एक प्रौढ़ मानव शरीर है, माने एडल्ट जो ह्यूमन है, उसमें बोन की जो संख्या होती है वो 206 होती है। लेकिन जो बच्चा होता है छोटा, उसमें जो बोन की संख्या होती है वो 300 प्लस भी होती है। लेकिन वो धीरे धीरे बोन्स फ्यूज होते हैं और समय के साथ इनकी रिमॉडलिंग होती है। तो एक एडल्ट ह्यूमन में जो बोन्स की संख्या वो 206 है। उसको हम लोग देखते हैं कि वो 206 जो क्वांटिटी में बोन है वो कहाँ कहाँ है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो बोन्स को दो उसमें बांटने की कोशिश की गई है कि ये कैसे है। तो अब ये ध्यान से देखिए कि अगर ये ह्यूमन स्केलेटन है, अगर एक ह्यूमन का कंकाल तंत्र है, तो अगर इसको हम लोग देखते हैं ये देखिए एक ह्यूमन स्केलेटन है, इसको हम देखेंगे तो इसमें जो दो बोन्स की जो है ना, हम लोग इसको दो हिस्से में देखने की कोशिश करते हैं। पहले वो बोन्स जो बॉडी के आउटर एरिया में है और ये बॉडी के किसी नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, उनको हम बोला जाता है पेंडिकुलर स्केलेट, पेंडिकुलर बोन्स। जो इसमें ये थोड़ा रेड या पिंक कलर से, इस कलर से जो बोन दिखाई दे रही है, ये जो बोन्स हैं या पेंडिकुलर हैं, इन बोन्स को बोलते हैं जो बॉडी के आउटर एरिया में शेप तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन बहुत है। बॉडी के मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से चलते हैं, और भी मूवमेंट है। किसी नाजुक अंगों को ये डायरेक्टली सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। और एक बोन जो आप इसमें देख रहे हैं, आपको ये दिख रही थोड़ी लाइट ब्लू में, तो ये बोन्स क्या है, सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, इनको एक्सियल बोलते हैं। और ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो नाजुक अंग है इस बोन के अंदर है और सुरक्षित है। पहले अगर कोई भी इंपैक्ट आएगा, चोट लगी, कुछ भी लगा होगा, तो ये बोन्स बियर करेंगे, नाजुक अंगों तक लोड नहीं जाएगा या इंपैक्ट नहीं जाएगा। जब तक ये बर्दाश्त करेंगे, डैमेज हो जाएंगे तो बात अलग है, लेकिन किस हद तक ये बर्दाश्त करेंगे। तो ये एक्सियल बोन्स है और ये पेंडिकुलर बोन है, दोनों, ये दोनों कलर है। तो कहाँ पे कितने होते हैं? टोटल बोन्स की संख्या 206 है और अपेंडिकुलर जो बोन है इनकी संख्या 126 है। और जो एक्सियल बोन है इनकी संख्या 80 है। तो 80 प्लस 126 206 ये नंबर ऑफ बोन है। तो कहाँ पे कितने बोन है? एक और बात की, हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में लिम्ब बोलते हैं, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, हाथ और पैर को लिम्ब बोलते हैं। तो हाथ बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में तो इसको अपर लिम्ब बोलते हैं और पैर नीचे वाले पार्ट में तो इसको लोअर लिम्ब बोलते हैं। तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, हाथ अपर लिम्ब एंड पैर लोअर लिम्ब। अब 126 जो अपेंडिकुलर में बोन है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर बोन है, कैसे है और कितना है। तो अगर इसको जानने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए, एक ये हाथ की अगर बात करें, कोई एक सिंगल हैंड ले लें, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो ये कंधे के बाद नीचे जो बोन आती है, हम लोग इसको ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस इस बोन का नाम है। और ये हाथ में कंधे के नीचे वाली बोन है और ये सिंगल है। एल्बो ज्वाइंट के बाद ये बोन, यहाँ पे दो हिस्से में बोन है, एक अंगूठे की तरफ है और एक अंगूठे की तरफ नहीं है। तो जो बोन अंगूठे की तरफ है वो रेडियस, और जो अंगूठे की तरफ नहीं है वो अल्ना बोन है। अंगूठे की तरफ वाली बोन रेडियस है और अंगूठे की तरफ जो नहीं है वो अल्ना बोन है। तो ये जो बोन है, दो यहाँ है, रेडियस और अल्ना। ये पोर्शन जो दिख रहा है डार्क ब्लू, ये है हाथ कलाई, कार्पल बोलते हैं इसको। तो ये जो कार्पल बोन है ये संख्या में 8 होती है। तो ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 1 तो 1 2 3 8 बोन होती है कार्पल, जो ज्वाइंट पे होती है। इसके बाद जो ये अगला वाला पोर्शन है जो हाथ हथेली में है, तो आप देखेंगे हमारी उंगली में 5 उंगलियां हैं।
तो हर उंगली से एक बोन ज्वाइंट होती है। इस जो पीले रंग की दिख रही है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, और ये 5 होती है। मेटाकार्पल 5, और जो उंगली है हर उंगली में 3 ज्वाइंट की बोन है, रादर देन की अंगूठा। अंगूठे में केवल 2 बोन है, अंगूठे में 2 ज्वाइंट है और बाकी उंगलियों में 3 ज्वाइंट है। इनको फेलेंजेस बोलते हैं। जो बाहर है वो डिस्टल फेलेंजेस, नजदीक है वो प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, और बीच वाले को मिडिल फेलेंजेस बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो बोन है एक उंगली में 3 है, तो 3 × 4 12, और इसमें 2 है तो 2 12 और 2 14। तो उंगलियों में 14 बोन, फिंगर में ये मेटाकार्पल में 5, कार्पल में 8, रेडियस और अल्ना 1 and 2, 1 and 1 + 1 2 एंड ह्यूमरस 1। तो अब देखेंगे तो टोटल हमारे एक हाथ में 30 बोन होंगे। अब जोड़ लेंगे तो 14 और 5 19 और 8 27, और ये 2 29 और 31। तो एक हाथ में नंबर ऑफ बोन्स 30 हैं और दोनों हाथों में सिमेट्रिकल हैं, तो 30 + 30 = 60। तो अपर लिम्ब जिसको हैंड बोलते हैं, इसमें टोटल बोन्स 60 है। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 एंड 14 इन द फ्लैंजेस। ये जो मुट्ठी है, जो फ्लैंजेस है उंगलियां, इसमें 14 बोन होती हैं। तो इस तरह ये 30 बोन हो गई इस हैंड में, दूसरे हैंड में भी 30 होती है, तो 30 और 30 मिलके ये 60 हो गई। अब हम लोग, ये अपर लिम्ब है जिसको हैंड बोलते हैं। अगर लोअर लिम्ब की बात करेंगे, मीन्स लेग, तो लेग में देखेंगे तो जो पहली बोन है जो थाई में है, ये सबसे बड़ी बोन होती है बॉडी की, और ये हालो होती है। ये बोन लोड बियरिंग है और सबसे बड़ी बोन होती है, इसको बोलते हैं फीमर। फीमर के नीचे जो है, फीमर के नीचे ज्वाइंट है जिसको हम लोग नी ज्वाइंट बोलते हैं। ये नी ज्वाइंट, इस नी ज्वाइंट के नीचे 2 बोन होगी, एक टिबिया एक फिबुला। तो टिबिया जो मोटी बोन है, ये टिबिया है और साइड में फिबुला है। इन नी ज्वाइंट पर एक सर्कुलर बोन होती है, आप छुएंगे तो सामने की तरफ, इसको पटेला बोलते हैं, और यही पटेला पैर को आगे की तरफ मुड़ने से रोकता है। ये पटेला पीछे नहीं तो पैर पीछे मुड़ जाता है। तो ये जो पटेला है पैर को आगे की तरफ मोड़ने से रोकता है। तो कितनी बोन इसमें हो गई? अब यहाँ क्या हुआ स्थिति, जैसे हम लोगों ने यहां देखा था वैसे यहां पर भी जो कार्पल है ना, जैसे वहां पर बोन थे हाथ में 30 बोन पैर में भी है। तो कैसे है? फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1। तो वहां पर इतनी दूर में 3 बोन थे, यहां पर इतनी दूर में 4 बोन है। एक बोन इंक्रीज हो गई नी ज्वाइंट पर, पटेला। तो आगे जहां पर हम लोगों ने कलाई बोला था, यहां पर पैर में टार्सल बोलते हैं। ठीक टिबिया के नीचे एक टार्सल है, पैर के फ्लैंज के पीछे। तो ये टार्सल है, और टार्सल में यहाँ 7 बोन होती है, हाथ में 8 और टार्सल में यहाँ 7। हाथ में कार्पल बोलते हैं, पैर में टार्सल। उसके आगे वाले पोर्शन को मेटाटार्सल बोलते हैं, और उसके आगे उंगलियां। तो उंगलियां वैसे ही हैं जैसे हाथ में, इसमें भी 14 है, और मेटाटार्सल में 5 बोन है। तो टोटल 30 बोन हुई। डिफरेंस सिर्फ ये आया कि पटेला एक यहाँ इंक्रीज हो गई नी ज्वाइंट में, और एक जाके टार्सल में डिक्रीज हो गई। तो 30 बोन ये हुई। तो 30 30 60, तो 60 + 60 अपर एंड लोअर लिम्ब मिलके 120 बोन्स हो गई। 30 इन ईच लिम्ब, अपर लिम्ब में 60, लोअर लिम्ब में 60, दैट इज 126। तो 160 बोन हो गई। हम लोगों ने बोला था कि इस अपेंडिकुलर में जो बाहर है 126 बोन होती है। तो 6 बोन और कहाँ है वो देखते हैं। ये देखिए, एक ये जो दिख रहा है ना, ये जो बोन पेल्विक, ये एक पेल्विक है जो पेयर में है। तो एक इधर पेल्विक और एक इधर पेल्विक। तो पेल्विक बोन है सर, नीचे भी बनी हुई है ये। हाँ, ये जो देख रहे हैं ना, ये पेल्विक है। ये पेल्विक बोन है जो ये फीमर से जुड़ा रहता है। तो 2 बोन ये हो गए पेल्विक, जो थाई के ऊपर कमर में नीचे की साइड में है। तो 2 बोन ये हो गई जिनको पेल्विक बोलते हैं। और बाकी जो 2 बोन है, ये देखेंगे कि जो क्लेविकल बोन है,
ये शोल्डर पर जो यहाँ पर रखे हुए हैं ये, तो ये क्लेविकल बोन है जो ऊपर की तरफ, ये ऐसे ही एक तरह से बहुत कम जुड़ा ज्वाइंट है, ये लोड लगने पे उखड़ जाता है अक्सर। तो जो ऊपर की तरफ ये है, ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल जिसको हम लोग हंसलू भी बोलते हैं हिंदी में लोकल लैंग्वेज, ये क्लेविकल बोन है। और उसके नीचे जो ये स्केपुला है, तो स्केपुला 2 और क्लेविकल 2, तो 2 2 4 यू हो गए और 2 पेल्विक, तो ये 6 बोन हो गए। तो जो अपेंडिकुलर है इसमें बोन हो गया 126। और अगर इन क्लेविकल बोन को और स्केपुला को जोड़ देते हैं तो इस दोनों को जोड़ने पे बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल क्या है? स्केपुला और क्लेविकल बोन को एक साथ बोलेंगे तो इनको शोल्डर ग्रिडल बोलेंगे, क्लेविकल एंड। तो ये 126 बोन हो गई किसमें? अपेंडिकुलर में। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है, एक्सियल जो बोन है, उसमें कितनी बोन है? तो उसमें 80 बोन है। 80 बोन कैसे है? ये जो एक्सिस है इसमें 80 बोन है, कैसे है? इसमें आएगा रिब केस, वर्टिब्रल कॉलम और ये हेड, ये 3 जगह इनके बोन है। तो कितनी बोन है इसके अंदर? तो अब ये देखेंगे कि रिब केस में 24 बोन है और रिब कोज को बीच से जो जोड़ता है स्टर्नम, इसमें 1 बोन है। तो 12 पेयर है, तो 12 12 24 प्लस 1 25 बोन हो जाएंगे रिब केज में। ये थोरेसिक केज इसको बोलते हैं। इसके अंदर इसमें लंग्स, हार्ट, इन पार्ट्स को ये सब सुरक्षा प्रदान करता है रिब केज। और जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें कितने बोन होंगे? 26। रिब केज 25 और 11वीं और 12वीं पेयर जो बोन होती है वो फ्लेक्सिबल है, वो स्टर्नम से पीछे जुड़ी नहीं होती है, तो फ्लेक्सिबल रहती है, वो मूवमेंट करती है। और लेकिन 1 से लेकर 12 तक जो पेयर बोन है ये जुड़ी हुई है, स्टर्नम में भी जुड़ी है और वर्टिब्रल कॉलम में भी जुड़ी हुई है। 11 और 12 जुड़ा हुआ नहीं है। तो कितनी बोन हो गई? 26 रिब केज में, इसमें सॉरी वर्टिब्रल कॉलम में, और 25 रिब केज में, 24 प्लस 1, तो ये 51 बोन हो गई यहां पर। अब हम लोगों ने बोला था कितनी बोन होगी? 80। तो ये जो हेड है फुल, इसके अंदर 29 बोन होंगी। कितनी होंगी? 29। इस 29 को देखने की कोशिश करते हैं। अब रिब केज में जैसे हमने बताया था, वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल C1 to C7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सेक्रल में 1 एंड कोस्टिक्स में 1, ये फ्यूज हो जाती है दोनों। तो ये 26 बोन हो गई। और रिब केज को हम लोगों ने बोला ही था कि ये रिब केज है 24 प्लस 1, ये सामने स्टर्नम, तो ये 25 हो गई। हेड को अगर हम लोग देखेंगे, फुल हेड की बात करते हैं, तो इसके अंदर 29 बोन होंगे पूरे हेड में, नेक से ऊपर। तो नेक से ऊपर जो 29 बोन है, अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये कैसे है? जो यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक बोन है हार्ड बोन, एक सिंगल। कहीं फांसी वसी किसी को दी जाती है तो यहीं पर रस्सी बांधी जाती है और ये हार्ड बोन जो होती है, हायोड बोन, ये टूट जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये एक बोन है। एक बोन है यहाँ पर 29 सिर में है। तो 29 सिर में क्या? कान जो होता है हमारा, इसमें MIS 3 बोन होती है। तो ये 3 बोन दोनों और कान में होती है, तो 3 3 6। और स्कल जो होता है, जो कान, स्कल में 22 बोन होंगी। हेड में कितनी होंगी? 29। लेकिन कोई बोलेगा स्कल में कितनी बोन है? तो दैट इज 22। 22 में से जो सामने फेस दिखता है, इस सामने फेस में 14 होगा और जो टॉप पोर्शन है ये, इसमें 18 होगा। ये सामने के फेस में 14 बोन्स होंगी और जो ये क्रेनियल बोन है, जो क्रेनियल कैविटी को कवर प्रोवाइड करती है, इसमें 8 बोन होंगी। इसमें हम लोग बोले थे कि जो ये जा है ना, इसको हम लोग मैंडिबल बोलते हैं और यही सबसे मजबूत बोन होती है। मैंडिबल, बॉडी की सबसे मजबूत बोन मैंडिबल होती है। और जो सबसे मजबूत अंग होता है इनेमल होता है, जहां दांत लगता है। मजबूत बोन मैंडिबल और मजबूत अंग इनेमल, जिसमें दांत जाके लगा रहता है, इनेमल उसको बोलते हैं। तो ये 14 और
8 क्रेनियल। तो ये टोटल बोन्स हो गई 80। तो हम लोगों ने देखा कि ये 80 बोन है कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी में 206 बोन पाई जाती है। और एक चीज और जान ले कि ये कान वाला है जिसको हम लोग 3 बोले थे, मेलियस इनकस, है ना, MIS। अब इसकी एक और लोग हम बात कर लेते हैं कि ये जो एक होल है ना यहाँ जो दिख रहा है हमारे में, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। यही होल है नीचे से, आप देखेंगे तो यहां से ये जो होल यहां से दिख रहा है वो फोरामेन मैग्नम है, जहां से स्पाइनल नर्व्स ऊपर की तरफ जाती हैं बॉडी में। स्पाइनल नर्व्स यहाँ, ये फोरामेन मैग्नम है जो ऊपर की तरफ सारी स्पाइनल नर्व्स यहां से मूव कर रही है। ये बोन दिखाई दे रही है, ये होल जो दिख रहा है फोरामेन मैग्नम बोलते हैं इसको। तो ये हो गई बोन्स। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कुछ क्लियर है, किसी को कोई वो जानना हो तो हम लोग। चलिए, तो एक चीज इसमें है कि नॉर्मली आदमी ये सोचता होगा कि बोन डेड है और है, तो ये जो बोन होती है वो मरी हुई नहीं है, ये लाइव है। इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा स्लो है। तो और ये जाने कि गर्भस्थ शिशु में ये बनना प्रारंभ हो जाता है और इसकी रीमॉडलिंग कितने दिन तक होती है, क्योंकि 20-21 साल तक रीमॉडलिंग होती रहती है, मतलब बोन में चेंजेस आते रहते हैं। 20 से 21 साल का जब तक आदमी एक ह्यूमन होगा तब तक ये रीमॉडलिंग होती रहेगी। मतलब एक क्वेश्चन आता है कि इसकी रीमॉडलिंग कब तक होगी। इसमें जो हार्मोन सक्रिय होते हैं, ग्रोथ हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, कैल्सिटोनिन है, पैराथॉर्मोन है, सेक्स हार्मोन, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं रीमॉडलिंग में। बोन में क्या क्या है? बोन में जो है 25% जल है और 75% सॉलिड मटेरियल है। अगर कार्बनिक की बात करें तो ये 30% है, और कार्बनिक की बात करें तो ये कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट 36% है और साल्ट 9% है। हम लोगों ने बोन के बारे में पढ़ लिया था कि कैसा उसका शेप है। थोड़ा आगे, अगर ताजी बोन कहीं से निकाली जाएगी किसी बॉडी से तो कैसी दिखाई देगी? कुछ पिंक और व्हाइट दिखाई देगी, और वो अगर तोड़ी जाती है तो उसका अंदर का हिस्सा गहरा लाल दिखाई देता है। गहरा लाल, अगर RBC जहाँ पे रेड बोन मैरो होगा वहाँ गहरा लाल दिखाई देगी, क्योंकि ब्लड आर्टरी भी वहाँ चलती है तो ये रेड दिखाई देगा। और बच्चों की जो बोन होती है वो फ्लेक्सिबल है, और जो एडल्ट है उनकी बोन में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अस्थि का लचीलापन, माने जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये बताता है कि कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है, और भार सहने की जो क्षमता वो ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग का मतलब कि जहां पर वो बोन टूट जाएगी लोड बियरिंग करने के लिए, तो उस पॉइंट पर मैंने कितना लोड ले रही है उस पॉइंट को ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, कि इस पर जाके टूट जाएगी। तो ये जो हम लोगों ने ऊपर बोला था क्लेविकल बोन है, इसका जो लोड बियरिंग है वो 192 kg। ह्यूमरस जो हाथ की बोन है ये 1600, और सबसे मजबूत है फीमर जो जांग में है, ये 756 kg लोड बियर कर सकती है। इसमें एक और खूबी है बोन में कि अगर एक बोन निकल जाए तो दूसरी जो बोन होती है वो अपनी थिकनेस इंक्रीज करके उसका लोड बियर करने लगती है। तो ये इसमें चेंज कर वो है। ये हम लोग पहले बोले थे कि सेंट्रल एक्सिस प्रदान करती है सुरक्षा, और जो पेंडिकुलर है बाहर की तरफ मूवमेंट प्रदान करती है। ये हो गया बोन। और बोन से आगे हम लोग थोड़ा स्केलेटल मसल्स के बारे में जान लेते हैं। ये स्केलेटल मसल्स जो हमारी बॉडी में है, स्केलेटल मसल्स ये वो मसल्स हैं जो बॉडी से, माने मसल्स ये बोन को जोड़ती हैं, ये मसल्स बोन को जोड़ती हैं, और ये मसल्स सिग्नल पाती हैं मूवमेंट के लिए, और बोन से जुड़ी होने के कारण बॉडी के पार्ट्स को ये मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये जो स्केलेटन मसल्स है, चूंकि ये स्केलेटन से जुड़ती रहती है और बोन से जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं? अब देखेंगे कि ये बोन है, ये मसल्स हैं,
तो ये जो मसल्स है बोन के ऊपर, ये एंड में जाके सब मिल के एक पार्ट बनाती है टेंडन, और ये टेंडन बोन से डायरेक्ट जुड़ती है। तो ये स्केलेटल मसल्स का जो बाहरी हिस्सा है ये बोन से कनेक्ट होके कम्युनिकेशन करता है और बोन को मूवमेंट देता है। तो ये स्केलेटल मसल्स क्या है? मसल्स क्या है? इस सारे टिश्यू सेल से बने हैं, मसल सेल से बने, मसल्स फाइबर सेल से बने। तो इनको हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। ये देखिए कि ये जो हमारा मसल सेल्स है ना, ये कैसे इनका स्ट्रक्चर है। इनके स्ट्रक्चर को आप ये देखिए, अगर एक मसल सेल्स के बंडल को हम लोग उठाते हैं, अगर उसको कट करते हैं तो ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखता है। ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखता है कैसे? क्योंकि इनको मसल्स फाइबर बोलते हैं, क्योंकि इनके जो सेल है, नॉर्मली हम लोग सेल्स को फाइबर नहीं बोलते, यहां पर मसल सेल्स को मसल फाइबर बोलते हैं, क्योंकि ये सेल पतले और लंबाई में बड़े होते हैं। तो लंबाई में बड़े होने की तरह ये फाइबर की तरह दिखते हैं, उस तरह इसलिए इन सेल्स को मसल फाइबर्स बोलते हैं। अब ये क्या है? अगर किसी मसल फाइबर के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो ये ध्यान से देखिए, जो एक इनके बाहर एक कनेक्टिंग टिश्यू है, ये जो एक्सटर्नल है एक फाइबर, एक मसल सेल्स के सेक्शन को उठाएंगे हम लोग तो इसके जो बाहरी सेल्स है इनको क्या बोलते हैं? इपीमाइसियम। जो सबसे आउटर लेयर है ये कनेक्टिंग टिश्यू से बना है और इसका नाम है इपीमाइसियम। मसल सेल्स की जो सबसे बाहरी लेयर है वो क्या है? इपीमाइसियम है। सराउंडिंग एंटायर मसल्स, पूरे मसल्स को ये सराउंड करती है, एक सराउंडिंग करती है, कनेक्टिंग टिश्यू से बनी है। इसके अंदर जो ये मसल सेल्स हैं, हम मसल सेल्स की बात, ये पूरी मसल्स की एक बात की क्रॉस सेक्शन। अब जब मसल सेल्स की बात करेंगे तो मसल सेल्स इपीमाइसियम के अंदर एक बंडल में रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक बंडल में रहते हैं। और ये जो एक एक जैसे ये है, इनमें बहुत सारे बंडल होंगे इपीमाइसियम के अंदर, और एक बंडल जो ये दिख रहा है, ये जो एक बंडल दिख रहा है, इस एक बंडल को फेसिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसिकल। ये फेसिकल है एक बंडल। इस फेसिकल में इसकी अपनी एक कनेक्टिंग टिश्यू होगी और इसकी एक मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? इसकी भी एक कनेक्टिंग टिश्यू होगी। तो ये फेसिकल भी एक कनेक्टिंग टिश्यू से बना है और इस कनेक्टिंग टिश्यू का नाम है पेरीमाइसियम। मसल्स किस में है? इपीमाइसियम में। उसके अंदर जो बंडल है, उस बंडल की जो आउटर लेयर है ये भी कनेक्टिंग टिश्यू से बनी है और इसका नाम है पेरीमाइसियम। जो सबसे बाहरी है वो इपीमाइसियम और जो बंडल है उसका आउटर लेयर पेरीमाइसियम। ये क्या करता है? सराउंडिंग बंडल, ये बंडल को सराउंड करता है। ये जो बंडल है इसको सराउंड करता है, तो इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के अंदर ये मसल सेल्स है। ये है मसल सेल्स, जो छोटे वाले हैं ये मसल सेल्स है। तो ये जो मसल सेल्स हैं, ये मसल सेल्स की अपनी एक कनेक्टिंग टिश्यू होगी। ये जो मसल सेल्स हैं इनकी एक कनेक्टिंग टिश्यू होगी और ये जो इसका एक्सटर्नल है इसको बोलते हैं इंडोमाइसियम। मसल सेल्स भी कनेक्टिंग टिश्यू में होगा और उसकी अपनी एक मेम्ब्रेन भी होगी। ये जो मसल सेल्स है जिसको हम लोग मसल फाइबर बोलते हैं, ये एक वाला पोर्शन, इसकी जो एक्सटर्नल लेयर है, जो कनेक्टिंग टिश्यू है, उसको बोलेंगे इंडोमाइसियम, उसका नाम है। सबसे बाहर मसल का क्या नाम था? इपीमाइसियम। उसके अंदर एक बंडल्स में बने हैं, तो जो बंडल्स में एक बंडल के अंदर ढेर सारे बने हुए हैं मसल फाइबर्स एक जगह इकट्ठा होंगे, उनको बोलते हैं फेसिकल। और फेसिकल का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका नाम है पेरीमाइसियम। और पेरीमाइसियम के अंदर मसल्स फाइबर होंगे, इस एक को मसल फाइबर्स बोलते हैं। ये जहां पर एक है, तो मसल फाइबर की जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। अराउंड एन इंडिविजुअल मसल फाइबर, ये एक मसल फाइबर है और इस मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे फिब्रिल होते हैं, बहुत पतले पतले धागों की तरह होते हैं, उनको फिब्रिल बोलते हैं। फिब्रिल। तो एक ये मसल सेल है
जिसको एंडोमाइसियम आउटर लेयर है, और इसकी एक अपनी कनेक्टिंग टिश्यू है। तो इसकी जो कनेक्टिंग टिश्यू है एंडोमाइसियम, और अपनी इस सेल की एक मेम्ब्रेन होगी, वो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है सार्कोलीमा। अगर आप इस तरह भी एक पिक्चर देखना चाहेंगे तो वही वाली बात है, ये ध्यान से देखिए, ये पूरा एक है और ये जो बाहर निकलती है, ठीक है, और जो छोटी वाली सेल ये एक निकल गई मसल सेल्स, देखिए सबसे पहले बाहर एक पोर्शन था, फिर ये बंडल्स में थे, और ये जो एक बाहर निकल गया मसल फाइबर, ये इसके अंदर भी छोटे छोटे होते हैं फिब्रिल्स। तो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग उसी पिक्चर को इस तरह देखने, और ये मसल्स पूरी कनेक्टिंग टिश्यू मिल के एक टेंडन बनाती है, और यही टेंडन बोन से कनेक्ट होता है। तो इन मसल्स में सिग्नल आते हैं और यहां के थ्रू ये कनेक्ट होती है, और बोन्स चूंकि ये मूव करेंगे, कंट्रैक्टाइल सेल्स है, तो ये इनकी जो स्पेशल क्वालिटी वो कॉन्ट्रैक्ट होने की है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बोन्स में मूवमेंट होगी। तो ये मसल्स फाइबर, फिर से एक बार बता देते हैं, सबसे बाहरी वाली लेयर इपीमाइसियम, सबसे अंदर वाली लेयर इसकी इंडोमाइसियम, और बीच में पेरीमाइसियम, और एक को फेसिकल बोलते हैं। अब अगर इस तरह भी देखें तो वही वाली है, अलग अलग करके, ये सबसे बाहरी लेयर, फिर एक बंडल निकाल लिया और बटन में से मसल्स निकाल दिया, ये एंडोमाइसियम है, और इसमें से जो पतले पतले निकलेंगे इनको मायोफिब्रिल, बहुत सारे फिब्रिल होंगे तो इनको मायोफिब्रिल बोलते हैं। इस सेल की ये जो मसल फाइबर है या मसल सेल है, मसल सेल मसल फाइबर सेम चीज है, क्योंकि ये लंबाई में होते हैं इसलिए इनको फाइबर बोलते हैं। तो ये मसल सेल की जो बाहरी कनेक्टिंग टिश्यू है उसको बोलते हैं इंडोमाइसियम, लेकिन इसकी जो अपनी एक सेल की मेम्ब्रेन होगी उसका नाम है सार्कोलीमा, और यह सार्कोलीमा मसल सेल का स्ट्रक्चरल यूनिट है। सार्कोलीमा इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल सेल या मसल फाइबर। इसके अंदर भी जो एक सेल के अंदर गुण होता है सार्को, जैसे वहां साइटोप्लाज्म, तो इनके अंदर भी एक साइटोप्लाज्म होगा, इनमें भी कैल्शियम होगा, इसमें भी ऑक्सीजन स्टोर होंगे, अलग अलग चीजें इनमें भी होंगी। जैसे एक सेल का काम होता वैसे इनके अंदर भी सारी फंक्शन होगा, एनर्जी यहाँ भी जनरेट होगी, ऑक्सीजन यहाँ भी यूज होगा। इसमें जो कैल्शियम होता है वो इसके जो कॉन्ट्रैक्ट होने के गुण है वो कैल्शियम के कारण और एनर्जी के कारण। तो सार्कोलीमा is the structural unit of muscle cell and sarcomere is the functional unit of the muscle cell या muscle fiber। ये क्लियर कर ले हम लोग। सार्कोलीमा क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये क्या है? मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रक्चर है, उसी से बना हुआ है, तो इसलिए वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। सार्कोमियर फंक्शनल है, वो मेजर कहेंगे। सार्कोमियर क्या है? थोड़ा अगर इसके अंदर देखेंगे यहां पे क्या है कि इसके जो इस मसल फाइबर है इसमें सार्कोप्लाज्म भरा रहता है, जैसे वहां साइटोप्लाज्म है, इसमें भी अधिक न्यूक्लियस होते हैं। इनमें क्या होता है, जो मायोफिब्रिल है जिनको हम दिखाए थे कि वो ये है, ये मायोफिब्रिल जो एक मसल सेल्स में ढेर सारे होते हैं। तो ये जो मायोफिब्रिल है इनमें क्या है कि इन मायोफिब्रिल एक दूसरे के समानांतर इसमें एक प्रोटीन बिछे होते हैं, एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन, और वो दो जेड लाइन के दूरी पर रहते हैं, पैरेलल होते हैं। तो जो एक्टिव और मायोसिन प्रोटीन है ये मायोफिब्रिल, क्या दिख रहा है ना, मायोफिब्रिल एक दूसरे के समानांतर बिछे रहते हैं, क्या एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं, और उन दो के बीच में जो गैप है वो जेड लाइन है, और दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको सार्कोमियर बोलते हैं। तो सार्कोलीमा इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, ये सेल मेम्ब्रेन उससे बनता है, और सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल सेल्स। अब थोड़ा समय कम है, एक इसको देख लेते हैं कि जो ये मसल सेल है
गुणवत्ता के आधार पर ये दो तरह की होंगी। मसल्स में क्या है कि कई बार इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के कारण ये स्पेशल सेल है, तो क्या होती है कि एक रेड मसल सेल्स है और व्हाइट मसल सेल्स है। रेड जो मसल सेल्स हैं इनका डायमीटर कम होता है और इनमें कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता कम होती है, और जो व्हाइट मसल सेल्स इनकी डायमीटर ज्यादा होता है और इनकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या कॉन्ट्रैक्ट होने की जो कैपेसिटी है, माने संकुचन की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। जैसे पीठ की मसल्स देख रहे हैं कि रेड है और व्हाइट वाली आंखों की आप कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं। क्या होता है इनका कंपोजिशन? 75% जेल है और 25% सॉलिड एलिमेंट है, 1 to 1.5% का कार्बनिक है और 23% कार्बनिक मटेरियल है। अब इसमें देखेंगे तो फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट और एटीपी यहाँ भी बनती है। तो ये सारी चीजें इसमें मायोग्लोबिन, जैसे वहाँ हीमोग्लोबिन है या मायोग्लोबिन है, उसी तरह का काम करता है ये मायोग्लोबिन। यही रिएक्ट करता है ऑक्सीजन का जो कैरी करता है। मसल सेल्स की जो मुख्य प्रॉपर्टी जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक्साइटेबिलिटी है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि उस मसल सेल को स्टिमुलेशन पर रिएक्ट करने की एबिलिटी, अगर मसल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो उसकी जो रिएक्ट करने की, रिएक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है उसको एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। मीन्स कि जब भी उसमें फ्लक्चुएट कोई करंट मूव करती है तो कितना फास्ट वो करता है। एबिलिटी क्या है? कंडक्टिविटी क्या वही है कि वो करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी। अब करंट फ्लो नहीं होगी, जैसे कोई कंडक्शन है, कोई कंडक्शन किसी में नहीं है, माने कोई करंट पास ही नहीं होने देगा और कोई करंट पास होने देगा, तो ये करंट पास होने देता है, ये इसकी कंडक्टिविटी है। दूसरा कंडक्टिबिलिटी हम लोगों ने बोला था कि मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंडक्टिबिलिटी इसकी एक स्पेशल गुण है और इसके लिए कह रहा है कि दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो स्टिमुलेट होगी, स्टिमुलेट होने का मतलब यह है कि इस पे एक सिग्नल आएगा, वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल कुछ भी हो सकता है। कोई भी सेल कैसे स्टिमुलेट होगी, कोई उस पे एक सिग्नल आएगा स्टिमुलेट होने के लिए। दूसरा, स्टिमुलेट होगी तो एनर्जी कंज्यूम होगी, तो एनर्जी कहां से होगी? जैसे वहां हीमोग्लोबिन आता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाते हैं, वैसे ये सेल भी उसी तरह का काम करता है। इसको भी ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए, और ये भी उसी तरह एटीपी बनाता है जैसे हम लोग नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं। एडिनो ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी है जो वहां बनती है। वो ये बोल रहा है कि एक मोल जो होता है 7.3 किलो कैलोरी हीट के बराबर एनर्जी जनरेट करता है। इसमें संकुचन, हम लोग कंट्रैक्ट होने की बात करें तो दो तरह का कंट्रैक्शन होगा। एक कंट्रैक्शन कब होगा? जबकि वो मसल सेल्स अपनी लंबाई को चेंज ना करे या चेंज करे। चेंज नहीं करती है तो क्या होगा? वो बोलेगा कि उसकी लंबाई अपनी जगह वहीं पर है। जैसे हम खड़े हैं, हम कहीं जा नहीं रहे और अपने हाथ में एक लोड उठा लिया, या एक जगह खड़े हैं तो हमारा वजन अपना काम कर रहा है, तो हम खड़े खड़े भी थक जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि लोड आएगा, ग्रेविटी से पुल होता है नीचे की तरफ, तो ये लंबाई तो चेंज नहीं होगी सेल की, लेकिन उसका जो पेशीय तनाव होगा, जो मसल्स है उस पर टेंशन बढ़ेगा। तो ये बोलते हैं आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, मींस लेंथ चेंज नहीं होगी, टेंशन बढ़ेगा। दूसरा कि उसकी लंबाई चेंज होगी। जैसे हम पैर या हाथ को मूवमेंट देंगे तो क्या होगा? लंबाई चेंज हो जाएगी। पैर करेंगे तो कोई बढ़ेगा और कोई घटेगा। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसमें लेंथ चेंज हो जाएगी। तो लेंथ चेंज होगी तो टेंशन नहीं होगा, चेंज होगा। पहले केस में लेंथ चेंज नहीं होगा, टेंशन बढ़ेगा। इसमें टेंशन चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। जैसे हम चलेंगे तो मेरा पैर मूव करेगा, हाथ मूव करेगा, तो हमको टेंशन फील नहीं होगा, लेकिन वहां की जो मसल्स है उनकी लंबाई बढ़ेगी या घटेगी। अब ये कैसे मूवमेंट होता है इसको जानते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरॉन जो मसल्स हैं, तो हम न्यूरॉन की बात, नर्व्स की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह की नर्व्स हैं। एक मोटर नर्व्स है, एक नर्व्स जो मैसेज को ले जाती है और एक नर्व्स जो मैसेज को आर्डर को ले आती है। ठीक, एफरेंट इफरेंट, जैसे जो लेके जाती हैं, और पहली बात हुई थी कि वो पीछे साइड से होती हैं, बैक साइड से जो मैसेज को ले जाती हैं ब्रेन को, और जो फ्रंट में वो मोटर नर्व्स है वो क्या करती हैं? आर्डर ले आती हैं ब्रेन से,
मूवमेंट के लिए, जैसे हम कहीं टच करते हैं तो टच करने के लिए जो एफरेंट नर्व है वो सिग्नल मैसेज देगी ब्रेन को, और ब्रेन डिसीजन देगा कि आपको हाथ हटाना है, क्या करना है। तो हटाने के लिए ब्रेन से ऑर्डर आएगा, ऑर्डर लेने का काम कौन करती है? मोटर नर्व करती है, और वो बॉडी के फ्रंट पोर्शन में होती है, और जो ले जाती है एफरेंट नर्व वो पीछे होती है, और इफरेंट जिसको मोरे बोलते हैं वो सामने होती है, और एक वो भी नर्व होती है जो मिक्स नर्व होती है। तो हम लोग उधर अभी नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ब्रेन से जो ऑर्डर आता है, मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानते नहीं है, सॉरी, हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मूवमेंट कब होगा बॉडी में, जब ब्रेन कोई सिग्नल देगा कि हाथ हटाओ, पैर हटाओ, ये करो, वो करो, तो वो सिग्नल कहां से होंगे? मोटर देगी। कैसे देगी? न्यूरॉन के माध्यम से देगी। और न्यूरॉन का कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़े थे कि डेंड्राइट है और एक्सॉन है, तो ये एक कंस्ट्रक्शन आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसको उधर नहीं जाते हैं। तो हम इतना जानते हैं कि मोटर नर्व सिग्नल क्रिएट करेगी और मसल्स को सिग्नल देगी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करेगी, उसमें केमिकल रिक्वायरमेंट भी है, और हमारा हाथ या पैर मूव करेगा। तो ये जहां पर न्यूरॉन्स ये दूसरे न्यूरॉन को या मस्कुलर जंक्शन को सिग्नल वो देते हैं, सिग्नल देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट करते हैं, उस ज्वाइंट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो कैसा है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? ये अगर हम देखेंगे तो ये एक न्यूरॉन है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है एक न्यूरॉन है, और ये स्पाइनल कार्ड से या यहां से ये जो बाहर निकल रहा है ये मसल सेल्स को जा रहा है न्यूरॉन। तो जो ये डेंड्राइट पोर्शन है न्यूरॉन का, ये यहां से सिग्नल रिसीव करता है। अगर ये स्पाइनल कार्ड है, यहां से सिग्नल रिसीव करता है और ये जाता है बॉडी के मसल सेल्स पर। तो जहां पर ये जाता है, ये पोर्शन को हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और जो इंफॉर्मेशन को देता है, ट्रांसफर करता है, इसको ये लंबा वाला ये एक्सॉन है, ठीक है। और ये माइलेटेड या नॉन माइलेटेड यहाँ पे होता है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। तो ये जो ज्वाइंट है जहां पर मसल सेल्स को मोटर नर्व ऑर्डर देती है, माने ये ट्रांसफर करता है, तो इस ज्वाइंट को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। मसल फाइबर हम लोग इसको बोले थे, और नर्व फाइबर ये, तो ये जो ज्वाइंट है जहां पर ये ग्रीन से सिग्नल आया, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या करता है? ये सिग्नल देता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, ये कोई ज्वाइंट के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, ये ज्वाइंट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा? ये आने वाला पोर्शन यहाँ सिग्नल आता है, और ये मसल फाइबर है जो सिग्नल को रिसीव करता है। ये जो दिख रहा है पर्पल कलर में, ये रिसीव करता है, और ये येलो कलर में है, ये न्यूरॉन का वो पोर्शन है टर्मिनल जो सिग्नल देता है। तो अब देखेंगे कि एक होता है जो न्यूरॉन से सिग्नल देता है, टर्मिनल एंड है, उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ये वाला पोर्शन। और ये पोर्शन जो नीचे दिख रहा है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक, सॉरी पोस्ट सिनेप्टिक। ऊपर वाला क्या है? प्री सिनेप्टिक, और ये सिनेप्टिक, और जो बीच में ये जगह दिख रही है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जब यहां से कोई सिग्नल आता है तो यहां पर जो ये सिनेप्टिक वेसल्स जो ये दिख रहे हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन करके ये यहां पर आ जाते हैं। तो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक मतलब नर्व फाइबर का एंड है, और पोस्ट सिनेप्टिक मसल फाइबर की शुरुआत। इनके बीच में गैप होता है, ये जो गैप है इस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। देखिए जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इन दोनों के बीच में गैप आता है। तो सिग्नल होने पर ये जो पोर्शन जो डॉटेड दिख रहा है, जहां सिनेप्टिक वेसिकल लिखा हुआ है, ये केमिकली रिएक्ट करता है, इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये यहां से यहां पर आता है, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे गिरता है, और यहाँ पे सिग्नल रिसीव होता है। और ये सिग्नल रिसीव होने पर फिर ये डिसीजन करता है कि हमें किधर मूवमेंट करना है।
तो न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है, ये मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व है, तो ये यहाँ से मोटर न्यूरॉन रिसीव करता है डेंड्रॉइट में और यहाँ देता है, इस टर्मिनल से देता है। तो ये है क्या, प्री सिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिग्नल यहाँ देता है, और ये इस तरह का शेप रहता है जो रिसीव करता है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये मायोफाइब्रिल है इसके ऊपर, तो ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऐसा दिखता है। ये हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसको देखने की बात कर रहे थे कि ये कैसे होता है, बटन का आकार होता है, और ये बोल रहा है इन दोनों के बीच पोटेंशियल स्पेस होता है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। प्री साइनेप्टिक एंडिंग से एसिटिल कोलिन नामक हार्मोन आदेश आने पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में गिरता है, जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मौजूद रिसेप्टर में बैठकर उपपेशी मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करता है। ठीक है, ये वहां हमने पिक्चर से दिखाया कि वहां से आता है और मेम्ब्रेन पे गिर जाता है, और ये आदेश देता है डीपोलराइज करके कि क्या मूवमेंट करना है। और मूवमेंट क्या क्या होता है, अब देखेंगे तो 4 तरह के ये मूवमेंट है, 4-5 तरीके का। एक्सटेंशन एक मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन मूवमेंट होता है, एबडक्शन मूवमेंट होता है, एडक्शन मूवमेंट है, और सर्कुम रोटेशन मूवमेंट होते हैं। ये 5 एक मुख्य मूवमेंट है। एक्सटेंशन का मतलब ये है, आप इसको देखेंगे, देखिए अगर हमारा हाथ इस तरह दिख रहा है और ये नॉर्मल मूवमेंट पीछे की तरफ नहीं होती, आगे की तरफ होती है, तो जब इस मूवमेंट, ध्यान से देखिए, ये क्या किया, आगे की तरफ, जिधर नॉर्मल मूवमेंट हम करते हैं, मूवमेंट कहीं हो सकता है लेकिन हम जो नॉर्मल डे में करते हैं, तो जब ये मूवमेंट, ध्यान से देखिए, ये हाथ ऐसे खड़ा है, अगर ये हाथ ऊपर की तरफ लेते हैं, अगर वो मूव कर रहा है तो ये फ्लेक्शन है, मीन्स कि जो ये एंगल है वो कम हो रहा है। तो फ्लेक्शन के केस में एंगल डिक्रीज होगा, और अब जब ये वापस यहाँ, यही मूवमेंट पहले था और ये बन गया, तो यहां से जब ये बनेगा तो ये एक्सटेंशन है, क्योंकि एक्सटेंड हो गया, एंगल इंक्रीज हो गया, और जब यहां से ये बनेगा तो फ्लेक्शन हो गया। जब नॉर्मल मूवमेंट में एंगल डिक्रीज होगा तो फ्लेक्शन है, और नॉर्मल मूवमेंट में जब एंगल इंक्रीज होगा तो वो एक्सटेंशन मूवमेंट है। ये ध्यान, जिधर भी मूव करेंगे, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, नॉर्मल मूवमेंट हुआ, ये सीधा था, यहां चला गया, तो दिस इज फ्लेक्शन, इसने एंगल को कम कर लिया। लेकिन अब देखिए यहां पर ये हाथ ऊपर जाता है, पीछे नहीं जाता है, तो अगर हाथ भी ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये भी फ्लेक्शन है। देखिए ये नीचे रहता है तो ऊपर, ये एंगल रिड्यूस हुआ 180 से, ये फ्लेक्शन है, ये देखिए फ्लेक्शन हो गया। दूसरी केस में जब यहां से नीचे आएगा तो एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का ये डिफरेंस है। दूसरा हम लोग ये बात कर रहे थे, ये एबडक्शन। एडक्शन का मतलब है कि बॉडी के सेंटर से, जहां से भी मेजर कर रहे हैं, वो पार्ट दूर की तरफ जा रहा है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और मेरा हाथ अगर यहाँ है और ये मेरा मीडियल लाइन है, तो ये अगर यहां से हाथ बाहर की तरफ जा रही है तो ये एबडक्शन है, ये दूर की तरफ जा रही है, मीडियल लाइन से दूर ले जाना। अगर ये बाहर है और मीडियल लाइन की तरफ ले जा रही है तो एडक्शन है। एडक्शन का मतलब है जुड़ना, एड का मतलब, उससे समझ सकते हैं कि जब वो दो पार्ट सेंटर लाइन की तरफ आए तो एडक्शन है, ऐड होने आ रहे हैं, और जब वो मीडियल लाइन या सेंटर लाइन से दूर जा रहे हैं तो एडक्शन है। और ये सर्कुम मोशन क्या है कि जब भी बॉडी का कोई मूवमेंट सर्कुलर मूवमेंट हो, अब जैसे देखिए सर्कुलर मूवमेंट कर रहा, तो ये सर्कुलर मूवमेंट है, तो जो भी सर्कुलर मूवमेंट है उसके सर्कुम ट्रांसेस। तो ये मोटर नर्व्स जो सिग्नल आता है, ये मूवमेंट कराता है बॉडी में, और ये मूवमेंट क्यों करता है, मोटर नर्व आदेश ले आता है ब्रेन से स्पाइनल नर्व के थ्रू, वो इनको देता है। तो मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मसल्स फाइबर को मोटर नर्व सिग्नल देता है और वो मूवमेंट करता है। सर यहां तक था आज। बहुत बढ़िया, ओके सर, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, आपने जो है पूरा विस्तार सारी चीज बता दिया। लोकोमोटर सिस्टम को जो शुरुआती है, जो कैसे मोटर न्यूरॉन जो है अपना एक्शन करते हैं और कैसे हम लोग
क्लफ्ट बनाते हैं, कैसे प्री साइनेप्टिक है, कैसे पोस्ट साइनेप्टिक है, और उनका डिफिनीशन सब में मतलब पांचों का डिफिनीशन अलग अलग, कैसे डिग्री कम होने पर उसको फ्लेक्शन कहलाएंगे, और जो डिग्री जो है नॉर्मल हो जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे कि एक्सटेंशन। तो ये सब सारी चीजें बहुत डिटेल में बताया है। आप उसको, इसका पहले तिवारी जी का पहले, इसके पहले भी वीडियो मिलेगा आपको, वो भी इसमें पुराने वाले उसमें, तो वो आप देखिएगा, यही सेमेस्टर में मिलेगा आपको। सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 3 में आपको मिलेगा। और नर्वस सिस्टम के या लोकोमोटर सिस्टम के पार्ट 1 के रूप में मिलेगा। आप उसको भी देखिए, दोनों को देखिए, तो आपको क्लैरिटी जो हो जाएगी, सारा विजन क्लियर हो जाएगा लोकोमोटर सिस्टम है क्या। नॉट ओनली बोन्स बट मसल्स का जो वो है, वो मसल्स पर भी हम लोग जो है बहुत बढ़िया है तिवारी जी का। तो आप लोगों को कैसा लगा, बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेलो सर, अच्छा हुआ। उषा कालरा मैडम कैसा लगा? प्रतिमा बहुत राज अच्छा पढ़ाया सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छे से बताया सर। तिवारी जी जो, क्योंकि बायो के भी चाहे स्टूडेंट ना रहे, लेकिन बायो जानते हैं पूरा। हाँ, हमें लग ही रहा था कि सर को ना बायो बहुत अच्छी आती है, साइंस पढ़े हुए हैं, तो हाँ, इसलिए वो मतलब हाँ, उसके फार्मूले भी वो बता रहे हैं ना, साइंटिस्ट भी बता रहे हैं, हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम फास्फेट का भी फार्मूला बताया उन्होंने, तो नहीं, आप मतलब देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम लोगों का मूल उद्देश्य क्या है कि आपको ये मालूम हो जाए कि ये जो लोकोमोटर सिस्टम है, इसको कहते क्यों है, और लोकोमोटर सिस्टम में होता क्या है, और कैसे ये फंक्शन करता है, तो उसकी विशेषताएं भी हम लोग जान गए। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी मानते, थोड़ा टफ हो जाता है। तो बस आपको 2-3 चीजें में सिंपल सब तिवारी जी ने बता दिया कि ऐसे मोटर न्यूरॉन आएंगी, उसका एक्सॉन, लास्ट पार्ट एक्सॉन होगा, फिर वो बनाएंगी। तो पहले प्री साइनेप्टिक, मतलब एक जंक्शन बनाना है, तो कोई पहले आएगा ना, तो जो पहले आएगा वो प्री साइनेप्टिक हो गया, जो बाद में आएगा वो पोस्ट साइनेप्टिक हो गया। और उसके बीच में पहले जब कोई दो, याद करिए, कोई दो दोस्त मिलते तो इतनी स्पेस होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि यूं भिड़ जाए, ऐसे तो रहेगी। तो जो स्पेस है उसको उन्होंने कह दिया कि क्लफ्ट है। तो ऐसे आप समझिए। अब वहां किताब में तो लिखा हुआ तमाम बटन आकार का लेगा, आप उसको जो चित्र आपने देखा होगा, न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट है, आपको पूरा हाथ की तरह लग रहा होगा। देखिए, तिवारी जी ने दिया था, ऐसे हाथ की तरह लग रहा है, याद करिए, चित्र में ऐसे लग रहा है। तो वो आया और ये उसने कहा इनर्वेट किया, इसको इनर्वेशन कह सकते हैं आप। मेन इनर्वेशन शब्द उसके लिए किया जाता है, लेकिन इनर्वेशन आप कह सकते हैं कि वो उसने उस जगह प्रभावित किया और कहा, ऑर्डर दिया कि ये काम करो, वही तो है। अब वो काम कैसे करता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं, फिर केमिकल्स में कैल्शियम और तमाम बॉर्डर्स होते हैं, उनके उसमें एक्टिवेट होते हैं, उन एक्टिवेशन से वो सिमुलेट होती है, वो अलग पॉइंट है, वो केमिकल कंपोजिशन के लिए है। हम उतना न भी जानेंगे, अगर हम जानना चाहते हैं तो और जान सकते हैं, लेकिन नहीं जानना चाहें तो हमको मेन उससे काम चल जाएगा। पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक और ग्लिफ्ट और बटनिंग आकार है, वो चारों तरफ से यू करके, और वहीं पर केमिकल, यहीं से केमिकल अंदर निकलते हैं, यहीं से केमिकल निकलेंगे और वो आगे उनमें करेंगे, दूसरे एब्जॉर्ब होंगे, उससे फंक्शन होगा। जो तिवारी जी ने बताया कि जो आपको सार्कोलीमा का कंसेप्ट दिया, जो आपको सार्कोमियर का कंसेप्ट दिया, ये आगे कंसेप्ट में आएगा, सार्कोलीमा, सार्कोमियर, और उसके बाहर जो उनका क्या क्या बोलते, फैसाइल क्या बोलते उसको शब्द, एक फेसिकल, हाँ, फिजिकल। तो जो फेसिकल में जो अंदर होगा, तो एंडोमाइसियम के बाद पेरीमाइसियम और इपीमाइसियम। तो पेरीमाइसियम सबसे बाहर वाला, इपीमाइसियम बीच वाला, यही ना? इपीमाइसियम बाहर वाला, इपीमाइसियम बाहर, फिर पेरीमाइसियम, इपी पेरी, मतलब इपी पेरी तब एंडो, इपी बाहर, पेरी और तब। तो इस तरह तीन लेयर होती है, सिगरेट के बंडलों की तरह है। जैसे एक सिगरेट का देखिए ना, सिगरेट का आप लीजिए बंडल, तो क्या होगा उसमें, कितने सिगरेट उसी तरह सिगरेट की तरह दिखाई पड़ना, 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, 3 सिगरेट, सारा बंडल है। और उसको कहते हैं ना आप अल्टीमेटली कि 1 पैकेट सिगरेट दे दो, पैकेट ही तो है वो। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो जानते होंगे इस बात को। तो बिल्कुल सिगरेट के बंडल की तरह तिवारी जी ने शो किया उसको।
उनको जल्दी समझ में आना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया है, तिवारी जी का क्लास बहुत बढ़िया गया। तिवारी जी आगे भी क्लास लेना चाहेंगे, बताइए। अभी देखते हैं सर, थोड़ा सा आप कुछ जब भी कह दीजिए, अगर हाँ, कोई हम लोग बात करते हैं। अभी तो हम लोग जो है आगे इनको क्रिटाइज 4 पे अधिक वो है, क्योंकि अगर हमको ये देखिए, ये चैप्टर आपका लोकोमोटर सिस्टम शुरू हो गया, तिवारी जी का ये क्लास वो हुआ, उसके बाद अब आ जाएगा आपका नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम के जो क्लासेस होंगे वो नेचुरली आपको 30 तारीख के बाद होंगे, 30 तारीख से पहले नहीं हो पाएंगे। अब और वैसे भी क्लास हमारा खत्म हो रहा है, 16-17 के बाद क्लासेस समाप्त है, 3 दिन वैसे छुट्टी है, और 16-17 में 2 दिन क्लास होंगे। 18 तारीख से लेकर के और 28 तारीख तक कोई क्लास नहीं होगा, 29 तक, 29 को सैटरडे ऑफ कर दिया गया है, 30 को क्लास होगा। तो वो 30 को क्लास होगा, उस 30 की क्लास के बाद ये सब इस वाले चैप्टर क्लियर होंगे। और जब इस बीच में आप लोग जो काम है, आप होमवर्क समझ सकते हैं कि आप लोग उन क्वेश्चंस को जो आपने जितना पढ़ा है, जो नेट में कहीं आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको उनकी डिटेलिंग मिल जाएगी एस्पस के उसमें, वो डिटेलिंग आप उनसे लेकर के क्वेश्चंस को पूरा करना शुरू कर दीजिए। और ताकि आपको ये क्लैरिटी हो, जो लोग क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस करना है जिनको, वो तो अलग पॉइंट है, जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं वो अपने उनको शुरू कर दें, कम से कम उनको आइडिया हो जाए कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है। फिर उनको मटेरियल कहाँ मिलेगा ये आपको सबको मालूम होगा। तो हम लोग इस करेंगे, हम लोग भी आगे चल के। अच्छा, अब आपसे प्रश्न ये है लोगों से, तिवारी जी व्यस्त होने के बावजूद जिनको जब समय बोलता हूँ तो समय दे देते हैं जी हमको। एक प्रश्न ये है कि ये बताइए कि हमारी जो टेंटेटिव है, अब हम आपसे पूछेंगे सेमेस्टर 2 तक सबको मिल गया जिसको मिलना था प्रमाण पत्र? मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ, एक अर्जेंट काम है थोड़ा। जी सर, मिल गया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और लोगों को मिल गया जिनको मिलना था सेकंड सेमेस्टर? किसी को नहीं मिला जो सेकंड सेमेस्टर चाहते रहे? सर मिल गया। जो चाहते रहे, जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी बात कर रहा हूँ, उनको सबको मिल गया ना? ठीक। अब हम लोग थर्ड सेमेस्टर के लिए उसी तरह की एप्लीकेशन मांग रहे हैं। थर्ड सेमेस्टर में भी आप वही जो आप करना चाहते हैं वो थर्ड सेमेस्टर के लिए हम लोग कल या परसों डाल देंगे। ये आप अपने उस ग्रुप में डालते रहिएगा ताकि नॉमेनक्लेचर जो नाम सही है सब हो जाए। अल्टीमेटली हमको कुछ लोग नए होंगे और लोग पुराने होंगे, तो पुराने वाले भी अपना वही डाल देंगे, तो वो हमारा क्लब हो जाएगा उससे। फिर हम लोग अप्रैल में 5 अप्रैल के आसपास शुरू करेंगे सेमेस्टर 4। तो हम लोग सेमेस्टर 4 का मांगेंगे आप लोगों से 7-8 तारीख के बाद, 7-8 अप्रैल के बाद आपसे मांगेंगे कि आप सेमेस्टर 4 का भी भर दीजिए फॉर्म। तो हमारे पास पहले से क्लैरिटी रहेगी कि भाई सेमेस्टर 3 के इतने लोग हैं, सेमेस्टर 4 के, ठीक। क्लासेस चलते रहेंगे। क्लासेस खत्म होने हैं लगभग। अच्छा, जो नए लोग आए हुए जैसे ईशा कालरा मैडम ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। और ईशा कालरा मैडम हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी है। प्रतिमा राज जी है, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। दर्शन भट्ट जी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। ये सब स्वागत है इनका। और संजय टिकेली जी तो पहले से आ चुके हैं, ज्वाइन किया हुआ है। तो अब हम लोग बता दिए कि हम 15 मई के आसपास क्लासेस समाप्त कर देंगे। कुछ लोग दोनों क्लास अटेंड कर रहे हैं, एस्पास के भी कर रहे हैं और हमारे भी करेंगे। हम अपनी क्लासेस रोक नहीं रहे हैं, सैटरडे हमने ऑफ कर दिया है। हमारी मांग आई थी हमारे सदस्यों से कि एक ऑफ करिए, तो सैटरडे हम ऑफ कर दे रहे हैं। संडे ऑफ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि निरंजन जी संडे को ही क्लास दे पाते हैं, तो वो संडे के लिए हम लोग आप लोगों को क्लास नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर हमको अगले महीने के बाद जब भी हम लोग शुरू करेंगे तो हमको जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे तो हम संडे को ही दे पाएंगे, इसलिए संडे ऑफ नहीं किया हमने, सैटरडे हमने ऑफ कर दिया। 15 मई तक हमारे सेमेस्टर 4 तक की क्लासेस समाप्त हो जाएंगे। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, इसमें कुछ लोग हमारे प्रमोटर भी हैं, कुछ लोग हमारी फैकल्टी भी हैं, कि ये बताइए कि हम लोग 15 मई से और
15 मई से और 15 जून के आसपास तक एग्जाम का रहेगा। 15 जून के बाद क्लासेस वो रिजल्ट निकलेगा 30 जून के आसपास। हम लोग उस समय में कुछ 2 तरह के क्लासेस चलाना चाहते हैं। या तो हम लोग कुछ प्रश्न वाले आपको करते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम जैसे हमने बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 चलाया था, ऐसे हम लोग दूसरा हम कुछ स्पेशल क्लासेस या स्पेशल चैप्टर्स को लेके बताने लगे। ये 3 हमारे पास ढंग हैं। हम तीनों ढंग का प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का इससे इतर कोई चीज हो तो वो आप हमको बता सकते हैं। तीनों का हम करना चाहेंगे कि हम कुछ प्रश्न कराएं, कुछ क्लासेस हमारे प्रश्न की हों। हमारे इधर हम लोगों ने ये किया हुआ है कि जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और हम लोग सेमेस्टर 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं और सेमेस्टर 1 के बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको हमने क्या किया है, कोशिश कर रहे हैं कि इनको 1-to-1 कॉम्बिनेशन के तहत अपने किसी फैकल्टी से उनको अटैच कर दें, ताकि कभी वो कोई पूछना चाहे तो उस फैकल्टी से पूछ लें। एक तो ये तरीका हमारे पास भी है। फिर हम कुछ ऐसे हो सकता है कोई स्टूडेंट जो चाहे बिल्कुल नई चीजें हैं, उनको नहीं समझ में आ रही हैं, तो उनकी क्लासेस हम कोशिश करेंगे खुद ले लें या एक आध चैप्टर पढ़ा दें या कर दें, एक तरीका ये। लेकिन इस बीच में हम ये करेंगे जरूर। तो इससे इधर आपको समझ में आ रहा है कि हमको ये करना चाहिए, वो आप लोग स्वागत है। आप लोग इंडिविजुअल पर, आप लोग अपने ग्रुप में, जहां जहां ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां आप लोग दे सकते हैं। ये मेरी है ना, ये बताना आवश्यक था। हम लोग पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, जैसे बार बार कह रहा हूं, खूब पढ़ेंगे। ज्ञान असीमित है, हमको 1 चुल्लू 2 चुल्लू जो भी ले सके उतना लेना है और लेते रहना है, कभी उससे तृप्त नहीं होना है। सेटिस्फेक्शन इस रूप में नहीं होना है कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सेटिस्फेक्शन केवल इस रूप में होना है कि हमने जो भी चाहा और जो समय हमारे पास है उस समय में हमने अपने समय का सदुपयोग किया और उतना ज्ञान हमने अच्छा प्राप्त किया। बस ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। नहीं तो हाइपोथैलेमस आपके गड़बड़ा जाएगा, उसको लगेगा कि आपने कोई काम नहीं किया। अब ऐसा नहीं है। अगर आप, जैसे मैं हमेशा 2 लोग बोलते हैं कि ये बताइए कि हमने कोई काम नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि हमने कोई काम नहीं किया, हमको कुछ नहीं आता। मैंने कहा ये कैसे आपने कहा कि कुछ नहीं आता? आप अगर मेथी लगा रहे हो किसी को तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए आप लोग। जी सर, आ रहा है। अगर आप मेथी लगा रहे हो तो भी आपको आ रहा है। तो ये मत कहिए कि हमको नहीं आ रहा। सेटिस्फेक्शन इस रूप में तो होना चाहिए आपको कि आपको आ रहा है और जितना आपको पर्याप्त समय। देखिए कुछ लोग खाना भी बना रहे हैं, पढ़ाई भी करा रहे हैं, बाहर सोसाइटी भी कर रहे हैं, उनको घर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, इनके बावजूद पढ़ रहे हैं। तो सेटिस्फेक्शन इस बात का होना चाहिए कि इनके बावजूद पढ़ पा रहे हैं ना, ये सेटिस्फेक्शन यहाँ इनके बावजूद जो शब्द है ये सेटिस्फेक्शन देगा आपको हाइपोथैलेमस के लिए। कहाँ संतुष्टि नहीं होनी चाहिए? वो यहाँ होना चाहिए कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो हम अभी और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारी योग्यता है, हमारे पास क्षमता है, हम समय निकाल सकते हैं, हम और ज्ञान प्राप्त करें। लालसा, ये लालसा होनी चाहिए। इस लालसा के लिए आप लोगों का वो हाइपोथैलेमस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाइपोथैलेमस अगर आप निराश करोगे कि हमने कुछ नहीं किया, हाइपोथैलेमस को लगेगा हमने कुछ नहीं किया। नहीं, हमने बहुत किया, हमने जितना कर सकते थे उतना किया। ये भाव होना चाहिए सबको। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, कोई टॉपर है, वो रोने लगा, वो टॉपर तो है लेकिन उसके पास 2 नंबर कम आए, 100 में 98 आए, और तब भी टॉपर तो वो रोने लगा कि 2 नंबर मेरे पास और आ जाते तो मैं 100 में 100 ले आता। अब वो पूरे वर्ष भर उस 2 नंबर के लिए दुखी हुआ, 98 नंबर के लिए प्रसन्नता नहीं हुई उसके पास। ये उसका निगेटिव पॉइंट है। एक स्टूडेंट है जिसने पाया कि 60% में फर्स्ट क्लास आता है, उसने देखा कि 62% आए,
तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमको 62% मिला, यानी हम फर्स्ट क्लास आ गए फर्स्ट डिवीजन में और हमको 62 मिला हुआ है। वो प्रसन्न चित्त हो पा रहा, वो पूरे साल में प्रसन्न रहेगा कि हमको 62% मिले। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? 62% वाले सर। इसलिए है क्योंकि वो उसने अपने शरीर और मन, हम लोग बात कर रहे हैं आयुर्वेद की, शरीर और मन दोनों एक यूनिट है। अगर शरीर प्रसन्न तो मन भी प्रसन्न, और अगर मन प्रसन्न तो शरीर भी प्रसन्न। शरीर का रोग तो अल्टीमेटली जाकर के मन का रोग बनेगा, और मन का रोग है तो अल्टीमेटली शरीर का रोग बनेगा। तो हमको मन को प्रसन्न रखना है, हमको शरीर को प्रसन्न रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे आचार विचार सद्विचार इनको हम लोग करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, और हम नहाते धोते हैं पढ़ते हैं करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों प्रसन्न होता है। तो हमको दोनों काम करने हैं। तो इसलिए कोई आदमी निराशा का भाव न रखे, सभी आशा के उसमें रहें, सब काम कर रहे हैं अपने अपने खाने में बैठे हुए, सबको जो जो समय मिल रहा है उसके साथ। युद्ध में यही तो कहा गया था, जब द्रोणाचार्य के पास गए तो क्या कहा, कौन कौरव सदस्य जो है गए थे, दुर्योधन ने कहा जाकर के कि सभी लोग अपने अपनी जगह पर स्थिर हुए, सब लोग अपने मनोयोग से लड़ें, और उनका उद्देश्य ये हो कि भीष्म हमारे सेनापति हैं तो भीष्म की रक्षा करें, सेनापति की रक्षा करें। क्योंकि सेनापति अगर हार जाएगा तो फिर युद्ध हार गया। तो सेनापति की रक्षा करें ये कहा, लेकिन अपने अपने जगह पर रहते हुए। तो हमारा सेनापति कौन है? थेरेपी, लीवर, ना मन ऐसे थेरेपी, थेरेपी हमारे सेनापति है। हाँ जी, हम इसकी रक्षा करने के लिए हर अपने अपने जगह पर स्थिर हुए और इस थेरेपी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। हमारा अल्टीमेट ये नहीं कह रहा हूं, वहां की बात थोड़ा ऊपर भी कि हम लोग अपनी अपनी जगह पर रहते हुए, अपने अपने कर्मों को करते हुए, अपने अपने थेरेपी को करते हुए अल्टीमेटली थेरेपी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। और टीच वन कैसे होगा बोलिए? कैसे टीच वन होगा बोलिए? कोई तरीका होगा? पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको खुद पढ़ना पड़ेगा, पहले हमको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे फैकल्टी बनेंगे। क्यों बनेंगे? सारे लोग फैकल्टी बनेंगे। प्रतिमा राव ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अगली बार सुदर्शन भट्ट जी पढ़ाएंगे, विनोद अग्रवाल जी पढ़ाएंगे, संजय तालेजा जी पढ़ाएंगे, सत्यवती कुबेर जी पढ़ाएंगे, सबको। क्यों? जब टीचिंग करेंगे आप तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा। बोलिए प्रतिमा राय, आपने बढ़ाया कि नहीं आपने? यस सर, हाँ सर, पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी पढ़ा पाएंगे। जिसने भी पढ़ाया जी सर। उसने एक बार सब्जेक्ट को पढ़ा तो और समझ में आ गया। तो दूसरा काम आपको टीचिंग करना पड़ेगा। फिर हमारा क्या उद्देश्य क्या होगा? फिर हमारा उद्देश्य होगा कि हम जैसे हमारी योग्यता है, योग्यता कम मत मांगिए, जैसी हमारी योग्यता है वैसे ही हम सामने बैठे हुए जो हमारे जिनको हम पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता हो जाए, तो हम अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये हम लोग कर लेंगे तो खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अब 3 दिन का विराम, 3 दिन का विश्राम, होली की मंगल कामना सबके लिए। सब उल्लास पूर्वक होली खेलिए, कोई चिंता मत रहे किसी को। 3 दिनों बिल्कुल भूल जाइए। 3 दिन में डॉक्टर कोमल बालवानी हमारी फैकल्टी भी रही है और हमारे जो है प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। तो ये सारे लोग जो है इसी उसमें रहें, ठीक है। तो हम लोग जो है विराम लेते हैं 3 दिन का। दर्शन भट्ट जी अगली मीटिंग में, दर्शन भट्ट जी आपका स्वागत योग्य कदम है। अगली मीटिंग में आप हम प्रमोटर बना देंगे। इधर हमारी बात नहीं पाई थी आपसे, नहीं तो हम लोग अपनी मीटिंग हम लोग जो कर रहे थे उसमें ईशा कोला मैडम बनी, उसमें अभी हमारे कोकरेत वो जो सत्यवती नहीं, हाँ सत्यवती जी नहीं, यशवती मैडम बनी, गरिमा भारद्वाज बनी, और एक मैडम अमेरिका में बैठी हुई हैं, वो क्लासेस लेने के लिए वो हैं,
तो मोर और लेस हम उसमें, क्योंकि 1 महीने में एक बार करते हैं। अब हम लोग बहुत, देखिए, बहुत बोलना नहीं चाहते हैं। अब आप जो आग्रह किसी का होता है तो जरूर मानता हूँ, हाँ 2-4 लोग छांट लेते हैं, कोशिश हम भी रहते हैं, हमारे लोग बता देते हैं कि इनको इससे बात करिए, उनसे बात करिए। आपसे बात नहीं पाई थी, लेकिन आपका स्वागत योग्य वो है, आप करिए। अगली बार हम लोग कोशिश करेंगे हमारी फैकल्टी और बढ़े। ईशा कालरा मैडम क्या पढ़ाएंगी? मैं अब 2 मिनट एक साथ जब इसको ऑफ कर दूं तब मैं बात करूं आपसे।